नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सनोडिया आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बालक विकास पर पोषण का प्रभाव। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बालक के विकास पर ग्रंथियों का या ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कम निकलते हैं तो इनसे क्या नकारात्मक प्रभाव आते हैं, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं हमारे पास बार बार प्रश्न आए हुए हैं बाल विकास के अंतर्गत में। कि जैसे कुछ मैं प्रश्न देख रहा था, बिहार पीएससी का प्रश्न था एक, वहाँ आया हुआ था कि भाई पीयूष ग्रंथि उसे निम्नलिखित में से कैसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। दूसरा, यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है, तो हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक। या कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है वृद्धि को, तो हम बात करेंगे कौन सा सोमेटोट्रोपिक, जो किससे निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न आए हुए हैं ग्लैंड से रिलेटेड में। एक और प्रश्न पूछा हुआ था थायराइड से, जैसे थायरॉक्सिन का सिक्रेशन होता है, तो बोले थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है या इसके लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि मनो सामाजिक प्रकार के या हम बात करें मनोविश्लेषणात्मक प्रकार के भी यहाँ पर कई बार प्रभाव पड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप के प्रभाव पड़ते हैं। तो उन प्रकार के प्रभावों को भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ करेंगे, ठीक। पहली बात करूंगा, हमारे पास आएंगे सबसे पहले कुछ ग्रंथियां होती हैं, हम लोग कहते हैं भाई अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथियां, जिनके कारण बाहर सिक्रेशन होता है किसी प्रकार के, ठीक, हमारे अपशिष्ट पदार्थ का, उसे हमने क्या बोला, वो बहिःस्रावी। और अंतःस्रावी का मतलब होता है जो शरीर के अंदर ही सिक्रेशन करती हैं, जिसका बहुत अधिक यूज हो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, विकास के लिए होता है, उसे बोला हुआ अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोग्लैंड हमारे पास में आ जाती हैं, ग्लैंड्स के नाम से आती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं। तो पहला नाम मिलेगा आपके सामने में हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क के पास में। पिनल ग्लैंड, मस्तिष्क के पास में। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मिलेगा कहाँ पर, मस्तिष्क के पास में। इनसे जीएच ग्रोथ हार्मोन है, टीएसएच है, एसीटीएच है, एफएच, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन कुछ काम के ही मैं बताऊंगा। अगला है थायराइड, पैराथायराइड, दोनों ये गले में होती हैं। थाइमस, ये हमारे पास मिलेगी, इंपॉर्टेंट ये ग्लैंड रहेगी। इनके अलावा लीवर, एड्रिनल, स्टोमक, ये सब भी हैं, लेकिन इनका यूज हमारे बाल विकास में कम है। चूंकि मैं बाल विकास पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ना ही स्वास्थ्य का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसलिए पहली बात यह रहेगी कि मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं किस रूप में, कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से और बाल विकास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने तो कम बताया हुआ है या सर ने कुछ किया हुआ, क्योंकि कारण क्या था मेरा बताने का यहाँ पर मैं बाल विकास के रिलेटेड में, ठीक, ये हमें समझना है थोड़ा सा। अब देखते हैं भी बातों को, क्योंकि नीचे यूटेरस का, पैनक्रियास का, ओवरी का, किडनी का, टेस्टिस का, इन सभी का यूज फिलहाल में बाल विकास में नहीं रहेगा, क्योंकि इनसे ज्यादा प्रश्न हमारे पास नहीं आए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, इन्वायरमेंट में जरूर रहे प्रश्न बनेंगे, इन्वायरमेंट में आप जरूर इनको पढ़िएगा अच्छे से, आपको अंकित सर प्रॉपर डिटेल पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। यह सभी ग्रंथियों में सबसे मुख्य ग्रंथि है और कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है, जैसे कि आपने चित्र में देखा हुआ है। इसका मुख्य कार्य है शरीर में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य करना, पहला। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनमें नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है, केवल किसको, पैराथायराइड ग्लैंड को छोड़कर के सबको नियंत्रित करती है, ठीक। पीयूष ग्रंथि का हम बात करें नियंत्रण समन्वय करने के कारण में या उनको नियंत्रित करने के कारण में, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न पूछा हुआ था एक बार हमारे बाल विकास के पेपर में, मैं पेपर का नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, चाहे बिहार पीएससी था या कोई और था, या यूपी पीसीएस था, यूपी का बिहार पीएससी, बिहार का टीटी था या यूपी का टीटी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इसके बारे में। यहां बात करेंगे कि भाई निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा हुआ था। आपको ध्यान रखना है, यहां प्रश्न आएगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहेंगे हम लोग, आप लोग यहां प्रश्न आने पर लगाएंगे। इसी प्रकार से पीयूष ग्रंथि अनेक प्रकार का हार्मोन का सीक्रेशन करती है, जिसमें आता है पहला सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसे कहते हैं STH, और STH इज इक्वल टू, इसे कहते हैं हम लोग कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, GH भी इसे कहा जाता है। इसका महत्वपूर्ण पार्ट ये रहेगा कि ये उपापचय में योगदान देगा, प्रोटीन के संश्लेषण में इसका काम होता है, ठीक। इसके साथ साथ इसका यूज होता है ऊतकों की वृद्धि करने में तथा इसके अनावश्यक क्षय से रोकता है, सेल की वृद्धि विकास में सहायता प्रदान करता है, हड्डियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। इनके साथ साथ यहाँ पर मैं कि वसा विघटन करके हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में भी कई बार सहायता प्रदान कर रहा होता है। अच्छा, इसका संतुलन ना हो तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बात करेंगे यहां पर में आएगा या तो बौनापन, या तो आता हमारे पास कौन सा, इसे ही कहते हैं मिजेट्स,
तो प्रश्न पूछेगा, यदि कोई बालक अपनी समान आयु की हाइट से, मतलब समान आयु के अनुसार कम हाइट को धारण करता है या कम हाइट के लक्षण दर्शाता है, तो उसमें किस प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन नहीं हुआ है, तो आपसे यहां पूछेगा तो आपको बताना चाहिए कौन सा आपका रहेगा भाई, सोमेटोट्रोपिक का हार्मोन सीक्रेशन नहीं हुआ है। ठीक, पीयूष ग्रंथि, सेम कहानी आ जाएगी। तो इस समय हमारे पास आएगा कौन सा, वृद्धि हार्मोन, बौनापन के लिए, मिजेट्स के लिए। मतलब हम बात करेंगे कि जब वृद्धि हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा तो बालकों में स्टनिंग की समस्या, इसे हम नाटापन, ठिगनापन, बौनापन या मिजेट्स की समस्या के नाम से जान रहे होते हैं। यहाँ मानसिक विकास तो हो जाएगा लेकिन पर्याप्त मात्रा में शारीरिक विकास बालक का नहीं हो पाता है, हमें ध्यान रखना है। अगली बात करेंगे, इसके साथ साथ आता है कौन सा, साइमंड रोग। तो साइमंड की बात करेंगे, सामान्यतः प्रौढ़ावस्था में दिखाई देने वाला रोग होता है जहां ऊतकों का शीघ्र क्षय होने लगता है। ये हमारे फिलहाल काम का नहीं है साइमंड रोग के बारे में। अगला वही बात करेंगे, एसटीएच के श्रवण, अति श्रवण से कौन कौन से रोग होते हैं, ज्यादा सिक्रेशन होने से। ठीक, आपने सुना होगा एक आता है कौन सा, महाकायता। यहां देखते हैं इनको एक तरीके से, महाकायता। जैंटिज्म। महाकायता मतलब कि अधिक मात्रा में यहां हड्डियों का आदि का योगदान हो जाता है, तो शरीर बेडौल प्रकार का हो जाता है। ठीक, और अनियंत्रित प्रकार की वृद्धि होती है, इसे हमें ध्यान रखना है। दूसरा इसी से रिलेटेड हमारे पास मिल जाएगा कौन सा, एक्रोमीगेली। और इसमें क्या होता है, वृद्धि हार्मोन बढ़ जाने के कारण में गले की हड्डियां बहुत ज्यादा उभर आती हैं, जबड़ा बहुत चौड़ा हो जाता है और उभर कर आ जाता है, जैसा आपने कहा ना खली को देखा हुआ है। ठीक, उसकी जो जबड़े और हड्डियां हैं वो इस प्रकार से नाम मिलेगा, एक्रोमीगेली के कारण में कंडीशन है। दूसरा यहां बात करेंगे फिर से, यहां हाथ पैर अत्यधिक लंबे हो जाते हैं, कंडीशन देखी जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, कमी और अधिकता दोनों कारण यहां पर कोई ना कोई रोग आते हैं, तो आपको ध्यान रखना वृद्धि हार्मोन। अगला आता है कौन सा, थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करता है, उसे प्रॉपर बनाकर रहेगा। अगला मिलेगा एसीटीएच, मतलब एड्रिनो कार्डियोट्रोपिक हार्मोन है। ये एड्रिनल ग्रंथि की क्रियाविधि को तीव्र कर रहा होता है, हमें ध्यान रखना है। और हम देखेंगे ठीक, एक सबसे साथ में उससे जो निकलने वाली और जो हार्मोन होते हैं उनको भी क्या करता है, सीक्रेशन करने के लिए थोड़ा सा फोर्स करता है, भैया अब आपका सीक्रेशन होना चाहिए। ठीक, अगला मिलेगा कौन सा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यह यौन ग्रंथियों को प्रभावित कर रहा होता है। अगला मिलेगा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन नाम से मिलेंगे। तो ये गर्भाशय के दौरान में मांसपेशियों के संकुचन आदि के लिए इसका पार्ट देखा जाता है, यूज होता है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये सारे पार्ट आए। यहाँ इंपॉर्टेंट केवल क्या था, सोमेटोट्रोपिक, बाकी कोई और काम के नहीं थे। पहला पार्ट, बालक के वृद्धि विकास में कौन सा एक पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट, तो आपका रहेगा सोमेटोट्रोपिक, वृद्धि के लिए खास करके। तो वृद्धि एक पार्ट हो गया। किसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो आपका हो गया कौन सा, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये दो चीजें हैं। ठीक, यदि फिर प्रश्न मैंने बताया कोई बालक यदि छोटा है, हाइट कम है, आयु वर्ग के अनुसार में उसकी हाइट बहुत कम रह जाती है, ठगनापन का शिकार है, तो उसमें कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होता, आपको बताएंगे सोमेटोट्रोपिक का। खत्म, ये पार्ट हमारे पास था। अगला हम चलते हैं, इसके बाद साथ साथ में और आएगा थायराइड ग्रंथि। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, गले में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। दो पालियों में बटी होती है, एक श्वास नली की ओर स्थित होती है, हम ध्यान रखेंगे, एक एक दोनों ओर, जो श्वास नली की दोनों ओर होती है। इसका मुख्य कार्य होता है कि थायरॉक्सिन को श्रवण करते हैं, एक हार्मोन है एक प्रकार का। यह भी प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन होता है। यह शक्ति का संचार करता है, इसे ध्यान रखना, शक्ति का संचार, यहां आगे बताऊंगा आगे चल के। उपापचय की प्रक्रियाओं को नियमित करना, साथ ही शक्ति के लिए शर्करा का उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है। तो बोले थायराइड को सक्रिय रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है इसकी आयोडीन की। तो आयोडीन यदि कम हो जाए तो थायरॉक्सिन का सीक्रेशन कम होता है, हमें ध्यान रखना है। भोजन में आयोडीन कम होने पर यह क्रियाशीलता इसकी कम हो जाती है और थायरॉक्सिन का श्रवण कम हो जाएगा, हमें ध्यान रखना है। तो जब शरीर में थायरॉक्सिन की अवस्था महसूस होने लगती है तो ग्रंथि फूल करके ये हमारे पास थायरॉक्सिन बनाने का प्रयास करता है, जिससे ये आकार बढ़ जाता है और इसे हम कहते हैं कौन सा, घेंगा रोग कहते हैं। तो समानतः घेंगा रोग का प्रश्न पूछा हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से इसे भोजन में आयोडीन की मात्रा बढ़ाकर ठीक किया जाना आवश्यक होता है। यहां एक प्रश्न पूछा गया था शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में कि टीचर को या शिक्षक को बालक के एक शिक्षक को
पोषण का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ABCD, ताकि बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सही तरीके से दिशा निर्देशित कर सके, उनके अभिभावकों से बात कर पाए। क्योंकि मैंने पहले दिन बताया हुआ था कि बच्चा माता पिता से के या घर के अलावा सबसे अधिक यदि समय व्यतीत करता है तो वो टीचर के पास या स्कूल में होता है। यदि टीचर उस पर सही नियंत्रण या सही ध्यान रखेगा तो उसका विकास संतुलित हो सकता है। ये बात यहाँ पर हमारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है, इसलिए यहाँ पर हमें पोषण का ज्ञान होना चाहिए। चलो अगली बात करते हैं, इससे कमी से क्या होता है कि जब ये हमारा थायरॉक्सिन कम हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। एक और कहानी हमारे पास मिला हुआ है, एक तो थी तो वो आपका सीक्रेशन होने कहानी, एक और आता कौन सा, हाइपोथायराइडिज्म। इसे कहते हैं आपका अवटु अल्पक्रियता या जड़ मानवता कहा जाता है, एक प्रकार का रोग जिसमें थायराइड हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन कारण होता है। तो दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिली हुई है। इसे अवटु मानवता या क्रेटिनिज्म भी कहते हैं, सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसके कारण में बालक जो होता है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कैल्शियम का निर्माण भी करेगा, साथ साथ में हेल्प करेगा ये कैल्शियम बनने में। ठीक, हमारे पास में एक मैंने बोला था जोश का निर्माण करता है, तो यदि कम हो जाएगा तो बच्चे डिप्रेशन में चल जाएंगे, यहाँ पर जोश पर्याप्त मात्रा में नहीं रह पाएगा। ठीक, तो फिर वही होगा आपका हाउस है जोश, तो फिर बोलेंगे लो सर, हाई सर नहीं बोल पाएंगे। इसी के साथ साथ में एटाइपिकल जो डिप्रेशन हो जाए, जैसे हम कहते हैं डिस्थीमिया नाम की बीमारी के नाम जाने जाते हैं, यह भी देखा जाता है। इनके साथ साथ बाइपोलर स्पेक्ट्रम सिंड्रोम की बीमारी इसमें हो सकती है। ठीक, इसमें आपका द्विध्रुवी रूप में या बाइपोलर या सिंगल पोलर के रूप में हमारे पास बार बार दिमाग घूमना, सोचते ही रह जाना, लंबे समय तक रिस्पॉन्ड न करना, ये सारी समस्याएं होती हैं। इनके साथ साथ में साइक्लोथैलेमिया या महामारीपुर सिंड्रोम की समस्याएं भी देखी जाती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इनके साथ एक और सबसे बड़ी बात आती है कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसेक्टिव डिसऑर्डर इसे कहते हैं, मतलब ध्यान भटकने की बीमारी। इनअटेंटिव ADHD जो होता है, वो जो समस्या होती है, मतलब एक होता है जानबूझकर ध्यान भटकाना, एक होता है असावधानी पूर्वक इनअटेंटिव, जिसे हमने बोला हुआ है ADHD। ठीक, तो ये बीमारी भी इसके कारण आ जाती है और साथ साथ में धीमी संज्ञानात्मक गति देखी जाती है बालकों में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैंने यहां सारी बात की है जो हमारे बाल विकास के रिलेटेड है। आपको आगे चल के बताऊंगा मैं ADHD की बीमारी, अवसाद की बीमारी, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको एक टेस्ट में एक प्रश्न भी मिलेगा जो यहाँ पर से आया हुआ था। ठीक, और जिनके पास मेरी किताब होगी उन सभी को पता होगा यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा हुआ है। अच्छा, अगली बात करेंगे हम लोग यहाँ पर संज्ञानात्मक गति वृद्धि आदि सभी लिए इंपॉर्टेंट होता है। इनके साथ साथ मांसपेशियों की धीमी गति, ठीक, थकान, सर्दी को सहन करने की क्षमता को कमी हो जाना, और साथ में डिप्रेशन या अवसाद आदि प्रकार की समस्याएं यहाँ देखी जाती हैं। ये आपको और हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो ये इसके कारण हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाइपो मतलब कमी। तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण में या थायराइड ग्रंथि की हार्मोन की कमी के कारण में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, बालकों में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो हमारे पास घेंगा रोग आ गया, लेकिन अगला जो पार्ट जो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे पास महत्वपूर्ण था, क्योंकि जोश का हार्मोन इससे कहा हुआ है, इसलिए आपको यहां ध्यान रखना है कौन सा, तो वही सेम बात है। क्लियर यहां तक की कहानी। चलो अगला चलते हैं दूसरे बिंदु पर। अगला मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को पैराथायराइड। तो पैराथायराइड शरीर में इस ग्रंथि का स्थान थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है और पैराथार्मोन नामक हार्मोन का श्रवण करता है। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। इसकी अधिकता के कारण में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा असंतुलित हो जाती है और रक्त की क्रियाशीलता को बाधित कर जाती है। ये एक पॉइंट हुआ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से हमारे पास में एक और जो हार्मोन होता है एड्रेनालिन नाम से रहेगा। इसकी कमी के कारण हम देखते हैं कई बार में डिहाइड्रेशन की समस्याएं हो जाना, निर्जलीकरण की समस्या, जिससे अतिसार जो रोग होता है वो देखा जाता है खास करके। तो ये सारे पार्ट हमारे पास में महत्वपूर्ण रूप से देखे जाएंगे और कई बार में इनकी कमी के कारण में, ठीक, जो कई बार क्या हो जाता है आपके लगभग जो कांस रोग है, सोडियम पोटेशियम की कमी कारण शरीर में अकड़न आ जाना, और ज्यादा श्रवण होने के कारण कई बार यहाँ देखने को मिलता है वही आपका जो पेशी असंतुलन या स्थिरता आ जाती है। तो ये सारे प्रभाव यहाँ खास करके देखे जाएंगे। मैंने पहले कहा हुआ था मैं सारी ग्रंथियां आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उनका यूज यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो ये ग्रंथि क्यों, क्योंकि ये फियर फाइट के नाम से जाना जाता है और फ्लाइट के नाम जानी जाती है। ठीक, भूख, डर, प्यास किसके कारण होता है, भाई किस ग्रंथि कारण में, एड्रिनल, बालकों में खास करके।
मैं बालकों की बात से बात करूंगा, है ना, बाल विकास के बारे में। दूसरा पैराथायराइड, तो बोले टिटनेस और पथरी प्रकार के रोग, कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करेगा। ठीक, इसे हमें ध्यान रखना है भाई, दांतों को हड्डियों को मजबूत कौन करेगा, बच्चों की, तो पैराथायराइड, क्योंकि बच्चों की हड्डियां कमजोर रहेंगी तो फिर क्या रहेगा, टिटनेस, फिर बार बार बीमार होना, ये सारी समस्या आएंगी। ठीक, फिर आपका रिकेट्स भी यहीं वर्क कर जाएगा। अगला हाइपोथायराइडिज्म की कहानी, तो अवसाद में जाना, एडीएचडी की कहानी आना, तो ये सारी कहानी मैंने बताया था। और ज्यादा हो जाए तो बच्चे चिड़चिड़े। एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि जब थायरॉक्सिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो बच्चे हो जाते हैं ABCD, शांत हो जाते हैं। ठीक, आपके लगभग चिड़चिड़े हो जाते हैं, अवसाद में चल जाते हैं, बाइपोलर एक्टिविटी करते हैं, आपके बताएंगे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला चलते हैं नेक्स्ट। इनके अलावा दूसरा पार्ट आपने सभी ने सुना होगा, एक होता ऑडिपस भावना का विकास और एक होता इलेक्ट्रा भावना का विकास बालकों में। यहीं पर इंपॉर्टेंट है ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ये सुना है सभी लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। इसके बारे में बताया, ऑडिपस जो ग्रंथि मतलब भावना होती है, ऑडिपस जो कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चों में देखा जाता है। तो इसे बताने वाले कौन थे, सिगमंड फ्रायड साहब। कौन थे यहां पर देखेंगे, सिगमंड फ्रायड साहब। तो इन्होंने अपनी एक किताब थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के नाम से, एक प्रकार से बात करेंगे तो यहां पर एक पूरा वर्णन किया साइकोलॉजिकल साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। ये बात उन्होंने बताई थी, कौन सी, साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसे हम समझेंगे यहां अलग तरीके से। इन्होंने इसको 5 भागों में बांटा हुआ था। इसकी साइकोसेक्सुअल स्टेज कितनी बताई हुई है, 5। यहां देखेंगे हम लोग। तो पहली आती है ओरल साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, एक पहला। दूसरा आती है एनल, ओरल मतलब मुख, गोदा। फेलिक हमारे पास अगला जाएगा, लेटेंसी नाम से जाएगा, और आएगा कौन सा, जेनेटियल। तो यहां इनका कहना था कि जो भाई इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, यह हमारे पास में एक नाम मिलेगा, कौन से, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। ठीक, ये ग्रंथियां नहीं है, ध्यान रखना, ये कौन से कॉम्प्लेक्स है, भावना है ये। ठीक, तो ये इनका विकास कब होता है, फैलिक स्टेज में, 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था के दौरान में। बोलेंगे कब, तो जब शैशव अवस्था समाप्त हो जाती है। और कहां जाते हैं हम लोग, तो बोलेंगे पूर्व बाल्यकाल में आते हैं, तब विकास होता है। पूर्व बाल्यकाल समानता 3 से लेकर के 6 तक बताया गया है ना, बस वही बात कर रहे हैं हम लोग। तो 3 से लेकर के 6 तक की ध्यान रखना है। ठीक, ये जाती कौन सी आपकी, फैलिक स्टेज में। ठीक, आपको ध्यान रखना है, किसने बताया था, सिगमंड फ्रायड साहब। सिगमंड फ्रायड साहब ने बहुत सारे ऐसे हमारे मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में काम किया हुआ है। और काम करने के दौरान उन्होंने देखा कि भैया एक तो पहली बात ये साइकोसेक्सुअल स्टेज डेवलपमेंट क्या हुआ था, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया हुआ था, इड ईगो पैरा ईगो की बात की हुई थी, लिविडो की बात की हुई थी, आपको पता होगा लिविडो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट उनके थे। ठीक, तो जरूरत पड़ने पर आगे इन विचारों को चर्चा में करूंगा, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई ऑडिपस भावना, इलेक्ट्रा भावना का विकास कब होता है, तो हम बताएंगे कौन सी वाली में, तो बोलेंगे फैलिक स्टेज में, 3 से लेकर के 6 तक। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि बालकों में इलेक्ट्रा भावना का विकास, या क्योंकि अलग अलग नाम मिल जाता है, बालकों में नहीं, बालिकों में आएगा ये, तो भावना का विकास कब होता है, बोलेंगे पूर्व बाल्यकाल में, 3 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक, यहां पर और अधिक अध्ययन करने के पश्चात यहां देखने को मिला। अब बात करते हैं भाई ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है क्या। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको हम कहेंगे एक तरीके से कि बच्चों में, बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं नाबालग ना बालिका की बात कर रहा हूं, बच्चों में अपने विपरीत लिंग के प्रति, जो विपरीत लिंग के माता पिता होते हैं उनके प्रति क्या होती है, यहां पर मैं एक प्यार का भाव उमड़ता है, उससे बोला हुआ कौन सा हमारे पास, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रूप में। बोले बालिका है तो पिता के प्रति अधिक प्रेम भावना दर्शाएगी, वहीं बालक होगा तो माता के प्रति अधिक प्रेम भावना दर्शाएगी। ये किसने बोला, सिगमंड फ्रायड साहब ने। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रायड साहब ने ना तो बालक बोला ना बालिका बोला, बल्कि यह बोला बच्चों में, दोनों प्रकार के, बच्ची भी आ जाएगी और बच्चा भी आ जाएगा, गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड, दोनों शामिल इसमें। बोलेंगे कि इनका कहना है कि child's feeling of desire for his or her opposite sex parent and jealousy and anger towards the his or her same sex parents। बोलेंगे कि अपने समान लिंग के जो पेरेंट्स होते हैं उनके प्रति यहाँ पर क्या होती है, जेलसी या गुस्से का भाव देखा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक, ये बोलेंगे आयु के अनुसार ऑटोमेटिकली बढ़ते जाता है, माता के पिता
प्रति यहाँ पर प्रेम बालक दर्शाएगा, वहीं बालिका पिता के प्रति प्रेम दर्शाएगी। ठीक, ये ऑडिपल कॉम्प्लेक्स ऑकर इन द फैलिक स्टेज, ये बात कहा हुआ उन्होंने, कब आता है ये बोलेंगे फैलिक स्टेज में। कब से कब थी? वही 3 से लेकर के 6 साल थी। ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 हम लोग बात करेंगे, जो भी हमने देखा हुआ है। फैलिक स्टेज सर्व्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फॉर्मिंग सेक्सुअल आइडेंटिटी, ये हमें ध्यान रखना है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, हालांकि ऑडिपस नाम से एक जो वर्ड दिया हुआ है, ठीक, एक प्रकार से इसकी कहानी थोड़ी अलग है। ये पाश्चात्य यूनान का एक व्यक्ति था, राजा था, जिन्होंने क्या किया, ऑडिपस के दौरान, यहां समझते हैं, यहां पर मैं एक कंपटीशन का भाव दर्शाता है। तो ऑडिपस नाम का जो व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपने पिता को मार करके अपनी माता से क्या किया, शादी कर लिया। उसकी बहुत इच्छा थी इस तरीके से, ठीक, पिता को मार करके। तो यहां उसी तरीके को डिजाइन किया गया है, बताने का प्रयास किया गया था, एंगर का भाव। लेकिन भारतीय कंसेप्ट में पूरा अलग है ये। आप इसको ऐसा रिलेट मत करके देखिएगा भाई सेक्सुअल यहाँ पर में इंटेंशन होती है बालकों की या बालिकाओं की, ये हमारे कंसेप्ट में बिल्कुल नहीं अलग होता है। क्योंकि कारण वह था, फिर बाद में और अध्ययन किया गया, कुछ ऐसी किंवदंतियां कहती हैं कि भाई जो ऑडिपस नाम का व्यक्ति था, वो जन्म के पश्चात से उसको कर लिया था, कुछ लोगों ने ले जा लिया था उठा करके। तो अपने माता पिता को नहीं पहचानता था, बाद में कहीं का कबीले का प्रमुख बनता है, और उसके पश्चात क्या होता है कि उसे वो अपने नहीं पता है कि पिता है, बाद में उसकी हत्या कर देता है, और फिर उसका क्या करता है, अपनी माता से संबंध बनाता है, वो शादी कर लेता है। तो उससे माता बाद में बताती भैया ये हम तुम्हारे माँ बाप थे करके, ये बात वहां पर आती है। तो अलग अलग कहानियां हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसे ऑडिपस नाम दिया गया है। ठीक है, किया गया है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। बोले बालक अपनी माता के प्रति अधिक अपनत्व प्रेम का भाव दर्शाता है, ये देखिए आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं आप लोग। वहीं बालिका अपने पिता के प्रति अधिक अपनत्व का भाव दर्शाती है। लेकिन एक व्यक्ति आते हैं आगे चल के, कार्ल जुंग नाम के पर्सन, कौन आते हैं, जुंग महोदय, आपको याद होगा, पढ़ाऊंगा व्यक्तित्व के दौरान में, कार्ल जुंग। वो इन्होंने इस बात को तो बोला ठीक ऑडिपस भावना का विकास हो गया, लेकिन उनका कहना था कि जो बालिकाओं में जो भावना का विकास हुआ ना, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रा। किसने बोला हुआ, कार्ल जुंग ने। बालिकाओं में जब इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, बोले बालिका जब अपने पिता के प्रति, गर्ल चाइल्ड सो अफेक्शन टुवर्ड्स हिज मेल पेरेंट, मतलब कि फादर, किसके प्रति, फादर के प्रति दर्शाती है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद रखेंगे। और वहीं अपनी माता के प्रति जेलसी का भाव दर्शाती है, इसे कहा हुआ है ठीक ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रश्न पूछेगा किसमें पाया जाता है, बालिकाओं में। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किसमें पाया जाता है, तो आप बता देंगे बालकों में, खत्म। या इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स के तहत में, इलेक्ट्रा भावना के तहत, हीन भावना इसे बोलेंगे, लेकिन भावना नॉर्मल जाता है। इलेक्ट्रा भावना के तहत बालिका या बालक डैश 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 होगा, अपने माता के प्रति अधिक प्रेम दर्शाती है, अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम दर्शाता है, पिता के प्रति गुस्सा दर्शाता है, ऐसा वगैरह चीज बताएंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर देंगे। तो इलेक्ट्रा भावना में माता के प्रति अधिक जेलसी और पिता के प्रति ज्यादा प्रेम की भावना यहां पर में होती है, किसमें, इलेक्ट्रा में। और ऑडिपस में किसमें होता है, तो बोले पिता के प्रति जो बालक होगा, पिता के प्रति यहां पर में जेलसी और माता के प्रति अधिक प्रेम का भाव रहेगा। लेकिन भारत का केस पूरा अलग। भारत में कैसे होते हैं देखते हैं आप यहां पर में। जब ऐसी कुटाई होगी तो पिताजी के हमारे पास अपनत्व का भावना विकास होगा, जब ऐसी कुटाई होगी तो माता के प्रति अपनत्व का भाव विकास होगा। ये हमारे भारत के केस आप उल्टा है। तो बोले सिगमंड फ्रॉइड साहब केवल आप मनोविज्ञान में आप स्थिर हो, बाकी सब जगह नहीं हो। ठीक, इस आधार पे नहीं, बाकी और आधारों पर कहा गया है कि हमारे भारत में अधिकांश विचारक ऐसे थे जिन्होंने, क्योंकि अपने माता पिता के संबंध में इस प्रकार की बात को सोचा ही नहीं था, ठीक, उन लोगों ने इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की आलोचना की है। कहा गया है कि भाई ये इससे आप संबंध को कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। साइकोसेक्सुअल स्टेज थी, अच्छी बात है आपकी, लेकिन इस प्रकार की भावना का विकास प्रत्येक दशा में नहीं होगा। बस वैसा एनवायरमेंट रहेगा तो वैसी कंडीशन आ सकती है। ये बात यहां कही गई है। ठीक, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बालकों में जो हमारे बच्चा होता है माता के प्रति अधिक प्रेम दर्शाता है, वहीं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसके प्रति दिखाती है, ठीक, बालिका पिता के प्रति अधिक प्रेम दर्शाता है। इसे हम ध्यान रखना है। ठीक, ये आया कंसेप्ट। किसने बताया इलेक्ट्रा के बारे में, कार्ल जुंग ने। ऑडिपस दोनों के संबंध में किसने बोला, सिगमंड फ्रॉइड साहब ने। तो ये यहां तक की कहानी है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। ये खास करके ये इलेक्ट्रा और ऑडिपस किताबों में लिखा बस रहता है, समझाता कोई नहीं है। मैंने समझा दिया हूं आपको। ठीक, बातें अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, एक प्रश्न है आपके सामने में,
मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, या मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में। थैंक यू।